एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका राइज जितना तेजी से हुआ उसका फॉल भी उतना ही तेजी से हुआ। एंड ये कंपनी एक्चुअली मई के मंथ में बहुत ज्यादा न्यूज में रही। आई एम टॉकिंग अबाउट पेटीएम मॉल। अब मैं आपको जो एक पिक्चर दिखाऊंगी उसमें आप देख सकते हो कि पेटीएम का जो पहले वाला वर्जन था, ओल्ड वर्जन, उसमें एक शॉपिंग आइकन था जिसपे आप क्लिक करके कोई भी चीजों को शॉप कर सकते थे। बट अब जो इसका अपडेटेड वर्जन है उसमें ये शॉपिंग नहीं आता। एक्चुअली ये शॉपिंग लिंक्ड है पेटीएम मॉल से। ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम ने अपनी इस ऐप से पेटीएम मॉल को ही हटा दिया। So in this video we are going to discuss the rise of Paytm Mall, the fall of Paytm Mall and what is the future of Paytm Mall। पेटीएम मॉल की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ इस कंपनी की जो कि 2017 में शुरू हुई। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जैसे कि Amazon एंड फ्लिपकार्ट है, जहाँ पर आप जाकर कुछ भी खरीद सकते हो। फ्रॉम एज स्मॉल एज आइटम, एक नीडल से लेकर बड़ी से बड़ी आइटम, एक टीवी भी खरीद सकते थे। एंड इस कंपनी का जो यूएसपी था वो था इनकी स्ट्रैटेजी कैशबैक्स की। ऐसी स्ट्रैटेजी अभी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई नहीं थी एंड इस कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था। इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे Amazon एंड फ्लिपकार्ट, उनकी स्ट्रैटेजी जहां पे हैवी डिस्काउंट्स की थी, वेयरएज ये कंपनी अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रही थी कैशबैक के बेसिस पे। इस कंपनी के मॉडल से इंप्रेस होकर दो बड़ी कंपनीज दैट इज अलीबाबा एंड सॉफ्टबैंक, इन्होंने इसमें अपना स्टेक लिया। इन्होंने 2900 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इस पेटीएम मॉल की कंपनी में, जहां पर अलीबाबा ने स्टेक लिया 28.34% का, वहीं पर सॉफ्टबैंक ने स्टेक लिया 19.86% का। एंड इसी के साथ ही जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो बढ़कर हो गई $2 बिलियन। अगर मैं बात करूं इंडियन रुपीस में तो 15,000 करोड़। इतना ज्यादा इस कंपनी को एक पुश मिला। इसके बाद कंपनी ने इतना पॉजिटिव न्यूज़ होने के कारण ही उन्होंने बोला कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018 जो हमारी GMV होगी, जिसको हम ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू बोलते हैं, वो $9 बिलियन हो जाएगी। एंड ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि 2017 में वो सिर्फ $3 बिलियन पे थे। अब आप सोच रहे हो कि ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू होता क्या है। बेसिकली ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि एक कंपनी कितना सेल वॉल्यूम जनरेट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बेसिस पे हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ थी एंड कंपनी अपने लिए कुछ एम्बिशियस टारगेट्स भी सेट कर रही थी, जिसमें से दो टारगेट्स में से पहला टारगेट ये था कि कंपनी अपना सेलर बेस बढ़ा रही थी। फ्रॉम 75,000 सेलर्स उन्होंने अपना सेलर बेस बढ़ाने के लिए बात करी थी टू 3 लाख सेलर्स। और तो और उनका ये भी टारगेट था कि जो डिलीवरी है प्रोडक्ट्स की वो सेम डे डिलीवरी या 1 और 2 डे डिलीवरी हो सके। उनका टारगेट ये था कि ये सेम डे डिलीवरी या अनदर डे डिलीवरी में 6% पिन कोड्स की बजाय 30% पिन कोड्स को कवर किया जा सके। सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल फॉर द कंपनी। कंपनी की वैल्यूएशन जहां पर 2017 में $2 बिलियन थी, वहां पर वो अब बढ़कर हो चुकी थी $3 बिलियन इन 2019। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ इसको। हम 2019 से सीधा मार्च 2020 में आते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन जहां मैंने आपको बताई $3 बिलियन थी, अब कंपनी की वैल्यू रह गई है सिर्फ $13 मिलियन, यानी कि ₹21,000 करोड़ से गिरकर कंपनी की वैल्यू हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए। अब इतना बड़ा फॉल कंपनी में क्यों आया? कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण कंपनी ने इतना वैल्यूएशंस में अपना फॉल देखा? इनको हम समझते हैं 4 पॉइंट्स के बेसिस पे। पहला, कंपनी का शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म विजन। अब आप खुद सोचो, कोई भी कंपनी अपने पूरे टेन्योर में कैशबैक्स थोड़ा ना देती रहेगी। अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? तो उसको किसी ना किसी टाइम पे अपने कैशबैक्स को कम करना चाहिए था। कंपनी ने अपने कैशबैक्स को शॉर्ट टर्म विजन में रखा कि मैं कैशबैक्स देता रहूंगा, मेरा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली वो मेरे ही पास रुकेंगे। लेकिन कंपनी ने जो सबसे बड़ी चीज को यहाँ पे मिस किया वो है एक्सपीरियंस। कोई भी कस्टमर किसी भी ऐप पे या किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे वापस इसीलिए जाता है क्योंकि उसको उसका एक्सपीरियंस पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बोला कैशबैक्स पे काम करते हैं। जब कस्टमर्स को कैशबैक्स मिलने बंद हो गए या कम हो गए, वो ऑटोमेटिकली उन एप्स पर स्विच हो गए जिनका एक्सपीरियंस बेटर था। कंपनी के पास इतने अच्छे इन्वेस्टर्स थे, उसके बावजूद कंपनी अपने कैश को एक अच्छी जगह पर नहीं लगा पाई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये कंपनी है इनकी मल्टीपल स्ट्रैटेजी थी। एक्चुअली
एक्चुअली कंपनी दो कश्तियों में सवार थी। एक तरफ कंपनी फोकस कर रही है अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, दूसरी तरफ कंपनी का मेन मोटो था अपने पेमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, बट इन दोनों पे फोकस करना कंपनी से नहीं हो पाया। ये था इसका सेकंड रीजन फॉर द फॉल। तीसरा, अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो FY19 में इसके जो रेवेन्यूज थे वो थे ₹968 करोड़, जो FY21 में गिरकर हो गए 277.4 करोड़। इतना ज़्यादा फॉल था। इवन दो 19 में इसके लॉसेस 1171 करोड़ थे, लेकिन अब इसके लॉसेस तो कम हो गए 503 करोड़, लेकिन ये लॉसेस का फिगर इसके रेवेन्यू से अभी भी बहुत ज़्यादा था। मेजर रीजन, जो फोर्थ रीजन है इस कंपनी में फॉल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड वो रीजन ये था कि दो इन्वेस्टर्स, पहला अलीबाबा और दूसरा एंट फाइनेंशियल्स, इन दोनों इन्वेस्टर्स ने अपने आप को पेटीएम मॉल में से निकाल लिया। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब दे सोल्ड देयर स्टेक बैक टू पेटीएम, एंड वो भी एक बहुत ही कम प्राइस पे, विच इज़ ₹42 करोड़। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट इतना सारा अमाउंट किया, लेकिन सिर्फ एक 42 करोड़ की अमाउंट पे ये लोग बाहर निकल गए। अब ये था कंपनी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक। इवन दो जब कंपनी के ऑफिशियल से बात की गई तो उन्होंने बोला कि इन ऑफिशियल्स, मतलब इन दोनों कंपनीज के निकल जाने से कंपनी की वैल्यूएशन पे फर्क नहीं पड़ता। टू कोट एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ एनी इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स इन द कंपनी वाया कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने तो इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया है कि इनके एग्जिट की वजह से हमारी वैल्यूएशंस में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सच माने तो कुछ ना कुछ फर्क तो हुआ ही होगा इन इन्वेस्टर्स के जाने का। पर बात यह आती है कि इन इन्वेस्टर्स ने अपने आप को इस कंपनी में से निकाला ही क्यों, पेटीएम मॉल में से? तो इसका रीज़न हम ये समझते हैं कि इन इन्वेस्टर्स को, जो वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, वो ये है कि ये इन्वेस्टर्स वर मोर इंटरेस्टेड इन पेटीएम का जो पेमेंट वाला सेगमेंट है उसमें, वेयर एज कंपनी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ई कॉमर्स ओरिएंटेड बना रही है। एंड इन कंपनीज ने, दोनों ही कंपनीज अलीबाबा एंड एंट फाइनेंशियल्स ने अपने आप को पेटीएम मॉल में से इसीलिए निकाला क्योंकि पेटीएम मॉल हैड जॉइंड हैंड्स टू बी पार्ट ऑफ ONDC। एंड व्हाट इज ONDC? ओपन नेटवर्क डिजिटल कम्युनिकेशंस। ये एक नया नेटवर्क है जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। इस नेटवर्क का बेसिकली पर्पस ये है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इनटू दिस ई कॉमर्स वर्ल्ड, जो अपनी मोनोपोली कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, जैसे कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, उनको उनकी मोनोपोली को कम किया जा सके, एंड जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, ताकि जो लोकल वेंडर की मार्केट है वो इंडिया में ख़त्म ना हो। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल ने एक डिटेल वीडियो की है, जिसका आपको थंबनेल यहाँ दिख रहा होगा, एंड डिस्क्रिप्शन आप नीचे क्या कहते हैं, जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी पेटीएम मॉल की। अब आई नो आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ओके, दिस वाज द रीज़न कि पेटीएम का स्टॉक इतना ज़्यादा गिर रहा था। Then let me stop you there and clear this myth, या जो भी एक गलत फहमी है। पेटीएम एक अलग कंपनी है, पेटीएम मॉल एक अलग कंपनी है। ये दोनों ना ही आपस में पार्टनर हैं, ना ही आपस में सब्सिडरी हैं, ना ही कोई भी इन दोनों में से किसी भी एक का प्रमोटर है। ये दोनों कंपनी सिर्फ एक ब्रांड नेम यूज करती हैं जिसका नाम है पेटीएम। दैट्स इट। पेटीएम जो 197 कम्युनिकेशंस है उसका कोई भी लिंक नहीं है टू पेटीएम मॉल। दीज वर द रीजंस जिसके कारण पेटीएम मॉल गिरा, एंड पेटीएम मॉल का जो फ्यूचर है वो अब डिपेंड करता है ONDC पे। पेटीएम मॉल को एक सेकंड चांस मिला है ONDC के थ्रू, जिसमें वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, एंड उसके पास एक अच्छा कमबैक का भी ऑप्शन है। दिस टाइम विल टेल कि वेदर जो कंपनी ने कहा है कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के जाने की वजह से नहीं गिरी, एंड ONDC एक्चुअली उनके एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बेटर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। I hope you like this video. Stay tuned for similar content. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.